Let me tell you very clearly, stock is a static concept, whereas supply is a continuous and dynamic concept, which means stock remains fixed for a given period of time, whereas supply, it is a flowing concept which keeps on changing. वो बदलता रहता है, तो उसको नापने के लिए आपको समय अवधि चाहिए. You need a period of time. जैसे पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दे रहा था, हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं हम बता सकते हैं इस टाइम कितने बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर है हमारे पास. लेकिन हम बोलें कि अभी पूरे इंडिया में कितने बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, तो कुछ जा रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है ना, तो चेंज होते रहेंगे. वैसे इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वो तो चेंज होती रहती है ना, कीप ऑन चेंजिंग, डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है. तो उसको नापने के लिए वी नीड अ 10 ईयर्स. अभी रिसेंट पॉपुलेशन कंसेंसस हुआ हमारा 2011 में, अब होगा अगले साल 2021 में. लॉजिक क्या है, 1881 में कंसेंसस हमारा सेंसस शुरू हुआ था, पॉपुलेशन जनगणना, पॉपुलेशन की गिनती. तो 1881 के बाद हर 10 साल में होता है ये. तो ये है फ्लो कॉन्सेप्ट. तो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, वेयर एज स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. अच्छा, इसीलिए उसको डिफरेंस एक ये बना दिया जाता है कि स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, क्योंकि उसको समय नहीं चाहिए, आप किसी भी बता सकते हो. वेयर एज सप्लाई इज टाइम डायमेंशनल, उसको समय अवधि चाहिए. दैट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स, वॉट एवर में भी. तो यू नीड अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उसी समय नहीं बता सकते, ठीक है. फिर आप यही भी बोल सकते हैं डिफरेंस कि स्टॉक इज ए बिगर कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टॉक का ही कुछ पोर्शन मार्केट में सेल करने के लिए दिया जाता है, दैट इज सप्लाई ना. क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में ही है कि अमाउंट ऑफ गुड विच इज बिंग ऑफर्ड इन मार्केट फॉर सेल एट अ सर्टन प्राइस, वो होती है सप्लाई, ठीक है. तो ये आ गया स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस, ये भी हमने कल किया था इसको. फिर हमने किया सप्लाई फंक्शन. आप उसको सप्लाई फंक्शन कह सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कह सकते हो, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कुछ भी नाम से कह लो उसको. मतलब क्या है कि वो कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण सप्लाई ज़्यादा होती है या कम होती है. तो वो हमने किए थे, मैंने आपको मेमोराइज करने के लिए, ताकि आपको आसानी से दिमाग में याद भी रहे. तो मैंने 5 बड़े कॉमन वाले बताए थे जो डिमांड में भी थे, अब सप्लाई में भी हम यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट बनेगी. और एक्सप्लेनेशन क्यों डिफरेंट बनेगी, क्योंकि अभी हम सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, तो हम प्रोड्यूसर को स्टडी कर रहे हैं, उसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, उसके लॉ स्टडी कर रहे हैं. जबकि डिमांड में हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी कर रहे थे, उसके लॉ स्टडी कर रहे थे. तो उसका बिहेवियर अलग था कंज्यूमर का, क्योंकि उसका टारगेट लक्ष्य ही अलग था, ऑब्जेक्टिव ही अलग था, क्योंकि वो तो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है कंज्यूमर, लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है. इसलिए इसके लॉ अलग है, इसका प्रिंसिपल अलग है. लेकिन फैक्टर्स की हेडिंग्स तो आप सेम कहना, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस, नंबर ऑफ फर्म्स. इसके अलावा मैंने कराया था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एक कराया था गवर्नमेंट पॉलिसी आपको, ठीक है. तो इनको मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ. प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई घटेगी. तो ये हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई को घटा रहा है, बढ़ा रहा है. फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि डिमांड के केस में सब्स्टिट्यूट का बिहेवियर ऐसा होता है, तो सप्लाई के केस में सब्स्टिट्यूट का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा. और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है, ये जो दिख रही है, with the rise in price of one commodity, supply of its substitute good decreases, and with the fall in the price of commodity Y, the supply of commodity X, जो कि substitute है, increases. ये इसकी explanation. और इसका उल्टा complementary good, complementary good इस तरह से behave करेंगे. Explanation: with the rise in price of one commodity, supply of its complementary good will also increase. या इसको vice versa लिख लो कि with the fall in price of one commodity, supply of its complementary good will also fall. ये हो गए 3. चौथा था expected change. मुझे याद है कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको स्केच पेन का. Expected change: if it is expected that prices are going to fall in near future, then producer will increase its supply at present. वो भी बेच देगा सारा, क्योंकि उसको लग रहा है प्राइस गिरने वाला है. लेकिन if it is expected that prices are going to rise in near future, then supply will decrease at present, कि अभी वो घट जाएगी.
ये हो गया एक्सपेक्टेड चेंज में, सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ फर्म्स, सिंपल लॉजिक है, हायर द नंबर ऑफ फर्म्स, मोर द नंबर ऑफ फर्म्स, मोर विल बी द सप्लायर एंड मोर विल बी द सप्लाई। लेसर द नंबर ऑफ फर्म्स, लेसर विल बी द सप्लायर एंड लेसर विल बी द सप्लाई। ठीक, फिर इसके बाद 2 पॉइंट हमने किए थे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये मैं इसलिए भी करा रहा हूँ, कल भी करा रहा हूँ, आज भी, क्योंकि ये टॉपिक देखो डिमांड में भी रिपीट हुआ, यही फैक्टर डिमांड में भी थे, यही फैक्टर सप्लाई में भी आ रहे हैं, और यही टॉपिक आपका एक बार फिर से रिपीट होगा लास्ट में, जो सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन में वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़े सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, मतलब बिक्री को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उपलब्धता को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। डिमांड में हमने जो पढ़े थे वो फैक्टर्स वो है जो आपकी परचेज को, खरीदारी को इम्पैक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो डिमांड के थे। तो वैसे ही यहाँ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट है, आउटडेटेड है, ट्रेडिशनल है, तो सप्लाई लेस होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ स्केल लार्ज स्केल पे नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, अपडेटेड है, तो सप्लाई विल बी मोर। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हमने किया था गवर्नमेंट पॉलिसी। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट पॉलिसी में 2 टूल होते हैं गवर्नमेंट के पास, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। मतलब टैक्सेशन वो हो गया जब सरकार लेती है, और सब्सिडीज वो होती हैं जो सरकार देती है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, टैक्स लेवी करती है, टैक्स लगा देती है किसी चीज़ पर, तो वो चीज़, वो तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट घट जाएगा सेलर का। तो जब प्रॉफिट घट जाएगा तो वो ही विल नॉट बी एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर, वो डिस्करेज करेगा, तो सप्लाई विल फॉल और डिक्रीज। लेकिन अगर सरकार सब्सिडी देना शुरू कर दे, आर्थिक सहायता देना शुरू कर दे, तो वो एनकरेज करेगी प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ज़्यादा सब्सिडी मिले, तो दैट विल इंक्रीज सप्लाई। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, इफ गवर्नमेंट imposes taxes that will raises the cost and reduce the profit for producer or seller, which will discourage the producer to produce less, hence supply will fall. Whereas if government provides subsidies to farmers or to producers, that will encourage producer to produce more, so supply will increase. ये आगे फैक्टर्स। फिर हमने टॉपिक किया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड लॉ है, ठीक है। अब लॉ है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते बेटा, वो तो नियम ही है। हाँ, ये है कि आप उसको सही एग्जैक्ट समझ के और अपनी प्रेजेंटेशन, अपने आंसर्स को इतना अच्छा कर सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप, और सारा पैटर्न सेम ही है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। डिमांड के केस में कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ड्यू टू राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स, ड्यू टू फॉल इन प्राइस डिमांड राइजेस, ये था। लॉ ऑफ सप्लाई में इसका फ्लिप साइड आ जाएगी, विच मीन्स कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ड्यू टू राइज इन प्राइस सप्लाई राइजेस, एंड ड्यू टू फॉल इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। डिमांड में बनता था लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ सप्लाई में बनेगा एडवर्स रिलेशनशिप, जिसको वहाँ पे डिमांड को नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं उस डिमांड का उसको, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिरता है। तो जो नीचे को गिरने वाली स्लोप होती है ना, इस तरह वाली स्लोप, इसको नेगेटिव स्लोप ही कहा जाता है। और जो अपवर्ड राइजिंग स्लोप्स होती हैं, इनको पॉजिटिव स्लोप्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या दूसरा एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ऑपोजिट चलते हैं, ये वजह है। तो इनको सारे वर्ड्स को, सारी टर्मिनोलॉजी को आप डेफिनेशन लंबा कर लो, बड़ा कर लो आंसर, ज़्यादा आप जैसे सब कुछ ही लिख दो। लॉ ऑफ सप्लाई states that by keeping all other factors except price constant, there is an adverse relationship between price of the commodity and its quantity supplied, which means with the rise in price supply increases and with the fall in price supply falls. Full stop. Supply curve is a positively sloped curve, ये भी लिख दो, और बाद में सप्लाई कर्व बना दो एक। सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल क्या?
वही पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ये सिर्फ रेड वाला देखो, when positive relationship between price and supply is shown in a tabulated form or in a scheduled form, that is known as individual supply schedule. और उसका कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इसको कैसे लिखना है, सप्लाई कर्व को या इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। वो कर्व बन गया, उसको लिखना है कि वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये टैबुलर या शेड्यूल्ड फॉर्म में वो प्रेजेंटेशन है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति उस प्राइस, एक से ज़्यादा मतलब एक दुकानदार ए है, एक दुकानदार है, एक सेल प्रोड्यूसर है ये बी, दोनों का हमने जब टोटल निकाल दिया तो ये बन गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दो ही नहीं, आप तीन भी दिखा सकते हो, चार भी दिखा सकते हो, मोर देन वन। When there is a behavior of one producer is shown in a tabulated form, that becomes individual supply schedule. When more than one behavior of more than one producer, या आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, the various quantities of goods by more than one producer which they offer in market for sale at various prices. देखो अलग अलग क्वांटिटीज हैं अलग अलग प्राइसेस पे, इसी को लिख दो, various quantities of goods offered in market for sale by more than one seller or producer when shown in a tabular form or in a scheduled form is known as market supply schedule. फिर प्लॉट करते टाइम हमने इस प्राइस को और टोटल को प्लॉट करना है, तो डायग्राम थोड़ा सा राइट वर्ड में आएगा क्योंकि टोटल हो जाएगा ना। वो सप्लाई कर्व थोड़ा सा जैसे ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वो वैसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा इधर से इधर रहेगा स्केल में, सप्लाई के स्केल में ज़्यादा। देखो ना 2 पर ही 8 हो गया टोटल, तो जब प्राइस 2 है उधर ही 8 पे, इससे तो स्टार्ट ही हो रहा है ये टोटल। तो इसलिए सप्लाई कर्व थोड़ा सा इस तरफ होता है। क्यों होता है? कॉमन सेंस है, सबमिशन हो रहा है ना, ऐड होते जा रहे हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ऐड हो गए तो ये सप्लाई कर्व इस तरफ को आ जाता है। अगर और 2 सेलर होते तो थोड़ा और इधर को आ जाता है। बिहेवियर पर पॉजिटिव ही रहना है, बिहेवियर उसका ये पॉजिटिव स्लोप ही रहेगा क्योंकि वो तो है, ये नियम ही है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व, ये हो गया। फिर आगे आपका टॉपिक चेंज इन सप्लाई। अगेन चेंजेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैंने आपको डिमांड पढ़ाते टाइम पे बताया था, मोटे से पतला हो गया तब भी चेंज है, गोरे से काला, गोरे से काला है, काले से गोरा तब भी चेंज है। तो चेंजेस कैन बी डिफरेंट, सेम जैसे कि डिमांड में था, यही है ना फैक्टर्स। एक तरह का चेंज सिर्फ प्राइस के कारण आता है, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और दूसरी तरह का चेंज होता है सभी बाकी फैक्टर्स के कारण। बाकी फैक्टर्स कौन से? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस, नंबर ऑफ फॉर्म्स, गोल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह के फैक्टर्स। जो बाकी फैक्टर्स के कारण चेंज आता है दैट इज नोन एज इंक्रीज और डिक्रीज। जो प्राइस के कारण आता है दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। बड़ा सिंपल है, सेम डिमांड की तरह, सिर्फ प्रिकॉशन आपने एक रखनी है कि ये, बाकी तो सब कुछ ही सेम है ना, सिर्फ प्रिकॉशन ये है कि अब सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप होगा, डिमांड का की तरह नेगेटिव मत बना के आ जाना। इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई हो रही थी, ठीक है, तो ये डिमांड कर्व था हमारा, इतना प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई, तो सप्लाई कर्व एक्सटेंड होके और लंबा हो गया। यही प्राइस और बढ़ता, प्राइस और बढ़ता, सप्लाई और बढ़ती, तो ये जो मूवमेंट आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये जो आउटवर्ड सप्लाई कर्व इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, बड़ा होता जा रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई, फिर प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ी,
फिर और प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ी, तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि सप्लाई का पहले इतना था, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया यहाँ तक, फिर स्ट्रेच होके और लंबा हो गया, फिर और लंबा। दिस मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्योंकि कर्व पे ही हो रही है सारी मूवमेंट, कर्व तो एक ही है ना, इसमें तो कोई शिफ्ट तो नहीं हो रहा ना, तो कर्व खिंच के दाहिनी और राइट साइड या अपवर्ड साइड, या लिखो ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम ओरिजिन। So when there is a rightward stretch, extension in supply curve due to, ऐसे लिखो इसको एक्सप्लेन करने के टाइम, extension of supply, when due to rise in the price of a commodity its supply increases, consequently या परिणाम स्वरूप या resultant supply curve extend rightwards या upwards या it moves away from origin. This type of movement along the curve is known as extension of supply. प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। देखो एक्सटेंशन किसकी, सप्लाई की, तो सप्लाई को एक्सटेंड होना है, बढ़ना है, और परिणाम निकल रहा है कि सप्लाई कर्व राइट वर्ड साइड स्ट्रेच हो रहा है। इसमें लिख सकते हो आप, एक्सप्लेन करने के तो बड़े तरीके हो सकते हैं। इसको लिख दो ए बी सी, लिख दो यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी, ऐसे लिख दो। ये आ गया पहली तरह का चेंज, और ये किसकी वजह से हो रहा है, पहला फैक्टर प्राइस के कारण। तो प्राइस में ही हमने एक केस लिया पहले प्राइस राइज का, तो जब प्राइस राइज होगा तो सप्लाई का तो नियम ही बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई कर्व एक्सटेंड अपवर्ड या राइटवर्ड या इट मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अलोंग द कर्व इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कभी इसका टेबल ही बनाना हो, कुछ भी लिख दो आप, मैंने बताया ना बिहेवियर सेम होना चाहिए। प्राइस सप्लाई बढ़ा रहे हैं ना हम, इसको कर दो 4 से 6, इसको कर दो आप 5 से 8, बना लो, साथ में टेबल बना लो, तीनों दिखाने अलग अलग प्राइस, तो एक और बना लो यहाँ पे नीचे 4 6 8 कर लो, इसको 2 5 8 10 कर लेते, 12 कर लेते, बना लो। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन इज द मूवमेंट अलोंग द, डिमांड में भी तो ऐसे था, उसमें भी तो डिमांड का नीचे को आ रहा था पर स्ट्रेच राइटवर्ड ही हो रहा था। राइटवर्ड का मतलब स्केल देखो ना, जीरो तो इस तरफ होता है, इंक्रीज होने के लिए तो स्केल इस तरफ बढ़ता है ना, तो मूवमेंट भी तो इसी तरफ ही हो रही है, ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये एक्सटेंशन है। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्शन, इसका उल्टा हो गया, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, लुक, ड्यू टू फॉल इन प्राइस quantity supplied falls, resultant supply curve moves inwards। जैसे इसका और ये मतलब भी हो सकता है, और प्राइस कम हुआ और सप्लाई कम होगी, जैसे रेड से बनाया ये, और प्राइस कम हो गया और सप्लाई कम होगी तो और छोटा हो गया। सो ये मूवमेंट टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि इधर आगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, प्राइस भी जीरो, क्वांटिटी सप्लाई भी जीरो, तो ये इनवर्ड मूवमेंट, और स्केल में अंदर की तरफ रिड्यूस हो रहा है, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन में इसको, अच्छा इनको हिंदी में कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मीन्स पूर्ति का विस्तार, तो ये विस्तार ही तो हो रहा है। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मीन्स पूर्ति का संकुचन, सिकुड़ना, जैसे संकुचन, तो इसमें सिकुड़ ही तो रहा है। लिखना कैसे है इसको, with the fall in price quantity supplied falls, resultant supply curve contracts towards origin. This type of movement along the curve is known as contraction. When there is a movement away from origin, that is extension, and when the supply curve move towards the origin, that is known as contraction in supply. अब टेबल बनाने के लिए उसको उल्टा कर लो, प्राइस बढ़ा रहे थे हम, उसको घटा लो, 6 से 4 कर लो, इसको 8 से 5 कर लो, उसी का उल्टा कर लो। बट अब की बार प्राइस घटाना है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस सप्लाई विल फॉल। तो ये हो गया एक तरह का चेंज,
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये किसके कारण था? वो पहला फैक्टर प्राइस के कारण। तो एक तरह का चेंज हो गया। दूसरी तरह का चेंज जो कि अदर फैक्टर्स के कारण है, और अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ फर्म्स, ये सब, इनके कारण जब चेंज आता है तो पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट करता है। ये इसमें तो प्राइस हो रहा था ना, प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई बढ़ रही थी, सप्लाई घट रहा था तो सप्लाई घट रही थी, और वही कर्व या तो लंबा हो रहा था दाहिनी और स्ट्रेच हो रहा था तो उसको हम एक्सटेंशन बोल रहे थे, या वो अब इस केस में जैसे इसमें सिकुड़ रहा था तो इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। ये तो प्राइस के कारण था, ठीक है, और इसका इतना रोल भी नहीं होता। लेकिन ये जो फैक्टर्स है जैसे नंबर ऑफ फर्म्स, अब यहाँ पे एग्जाम्पल कि स्केच पेन बनाने की एक ही फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ पे मान लो 4 और खुल गई तो सप्लाई बढ़ेगी ना। तो सप्लाई बढ़ेगी मीन्स हम 2 स्टेटमेंट से दिखा सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, मोर सप्लाई एट सेम प्राइस या सेम सप्लाई एट लेस प्राइस। ये स्टेटमेंट्स खुद में भी अपने आप को एक्सप्लेन कर देती हैं। जब प्राइस सेम है तो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से सप्लाई भी सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम ही प्राइस पर मोर सप्लाई हो रही है तो मींस देयर इज एन इंक्रीज। दूसरे केस में सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, जबकि लॉ ये कहता है कि अगर प्राइस लेस हुआ था तो सप्लाई को भी लेस होना था ना, लेकिन इन लेस होने की बजाय सेम ही बनी हुई है, सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, तो मतलब लेस नहीं हुई तो मतलब देयर इज एन इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट्स खुद में भी एक्सप्लेनेटरी हैं, दे एक्सप्लेन्स देमसेल्व्स। An increase in supply is a type of change. लिखना कैसे है इसको? Increase in supply is another type of change in supply which occurs due to change in other factors other than price. Due to change in these factors, the entire supply curve shifts rightwards. Full stop. This change can be explained with the help of following 2 statements. When more is supplied or offered at same price, or when same is supplied at less price. आप याद करो डिमांड का कैसे था, डिमांड के कंपैरिजन में रखोगे ज़्यादा आसानी से याद होगा। डिमांड के केस में तो बड़ा सीधा था, मोर डिमांड एट सेम प्राइस, सेम डिमांड एट मोर प्राइस। सप्लाई में अब क्योंकि प्रोड्यूसर आ गया तो ये होगा मोर सप्लाई एट सेम प्राइस, पहला वाला तो ठीक हो गया, लेकिन सेम सप्लाई एट मोर प्राइस नहीं आएगा, इंक्रीज में लेस आ जाएगा। मोर सप्लाई एट सेम प्राइस तभी इंक्रीज दिखेगा ना, कि सेम ही प्राइस पर मोर सप्लाई हो रही है तो मोर देयर इज इंक्रीज। और दूसरा केस ये बनेगा सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, क्योंकि लेस होने पर तो सप्लाई भी लेस होनी चाहिए थी लॉस के हिसाब से, लेकिन लेस होने की बजाय वो सेम बनी हुई है, तो देयर इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड इज सेम, तो दैट इटसेल्फ शोज देयर इज एन इंक्रीज। इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम डायग्रामेटिकली प्लॉट करें, देखो पहला वाला ब्लैक बनाया मैंने कि इतने प्राइस पर इतनी, ब्लैक कलर वाला देखो सिर्फ कि इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई है और प्रोड्यूसर का ये सप्लाई का कर्व है। आप दोनों स्टेटमेंट्स को बारी बारी प्लॉट करो। पहला मोर सप्लाई, प्राइस सेम, और सप्लाई को मैंने मोर कर दिया क्यू से क्यू डैश, सप्लाई मोर लेकिन प्राइस सेम, तो ये पॉइंट मिला, यहाँ पर लगा लिया एक पॉइंट। दूसरा सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, कि अभी पुरानी वाली काली वाली सप्लाई, ये वाली सेम लेकिन प्राइस लेस, तो ये मिल गया दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो ये आ गया राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पहला वाला सप्लाई कर्व ये था, दूसरा वाला ये आ गया। अगर आप दोनों को इंडिविजुअली भी ड्रॉ करोगे ना तब भी आप दिखा सकते हो, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे। पहला था मोर सप्लाई सेम प्राइस, देखो अगर ऐसा है कि इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई है, इतने प्राइस पर इतनी सप्लाई है, और इसको प्लॉट करना है सिर्फ पहले वाले को हमने,
मोर सप्लाई एट सेम प्राइस। तो प्राइस को हम सेम ही रखते हैं, सिर्फ सप्लाई को मोर करके देखते हैं। ये आ गया पॉइंट हमारा। तो देखो राइटवर्ड शिफ्ट ही आता है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, फिर दूसरी वाली स्टेटमेंट थी सेम सप्लाई लेस प्राइस। एक पहले एक बना लिया ना कि इतने प्राइस पर इतनी सेल हो रही है, इतना ऑफर किया जा रहा है मार्केट में, और ये प्रोड्यूसर का सप्लाई बिहेवियर है। लेकिन अगर इसको सेकंड कंडीशन को अगर हमने डायग्राम से बनाना है, सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, मतलब सप्लाई अब सेम रहेगी, प्राइस को लेस करना है। तो ये आ गया पॉइंट। प्राइस लेस लेकिन सप्लाई सेम, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट पे भी देखो तो देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। तो स्टेटमेंट्स को इस तरह से प्लॉट करना है, अलग अलग भी कर सकते हो। इन बोथ द केसेस देयर इज एन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व which indicates that there is an increase in supply। मैंने आपको, क्योंकि किताबों में इसी तरह से दिया हुआ है, मैंने आपको कंबाइंड बनाया, लेकिन मैंने रेड वर्ड पेन यूज़ किया था ताकि आपको चेंज वाला जो है रेड से पता लगे। नया वाला कर्व भी रेड से है, नई वाली डिमांड मोर सप्लाई एट सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट लेस प्राइस। तो ये दो पॉइंट आए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और दोनों को ड्रॉ करो तो देयर इज एन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इसका उल्टा, व्हेन देयर इज अ इनवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कि जब सप्लाई कर्व अंदर वाली साइड या लेफ्टवर्ड आए, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। And it can be explained with the help of ये दो स्टेटमेंट्स। लेस सप्लाई एट सेम प्राइस, जबकि सेम प्राइस पर सेम ही सप्लाई रहनी चाहिए, लेकिन सेम की बजाय वो लेस है। देखो लेस सप्लाई एट सेम प्राइस, ये आ गया पॉइंट हमारा, लेस सप्लाई एट सेम प्राइस, प्राइस सेम सप्लाई लेस। दूसरा वो कह रहा है मोर सप्लाई एट सेम सप्लाई एट मोर प्राइस। पुरानी वाली सप्लाई ये थी ना हमारी, सेम सप्लाई एट हायर प्राइस। एक पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप जोड़ो तो देखो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अंदर की साइड इन द कर्व शिफ्ट हो रहा है। इनका भी दोनों का अलग अलग बना सकते हो आप, जैसे हमने इनका इंक्रीज दिखाया था अलग अलग, वैसे डिक्रीज भी दिखा सकते हो। ये देखो पहला वाला केस है लेस सप्लाई एट सेम प्राइस, कि प्राइस सेम रखना है, सप्लाई को लेस करना है। ये पॉइंट आ गया। देखो लेस सप्लाई, सप्लाई को लेस किया, प्राइस को सेम रहने दिया, ये पॉइंट आया। तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी स्टेटमेंट है सेम सप्लाई एट मोर प्राइस, कि सप्लाई सेम रखो, सेम सप्लाई एट मोर प्राइस, प्राइस मोर बट सप्लाई सेम, ये पॉइंट आया। तो दोनों को अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो और आप कंबाइंड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आ गया आपका चेंज इन सप्लाई। तो मोटा माटी हम फिर करेंगे इसको रिवाइज, अभी कहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मेजरमेंट है। तो सप्लाई में सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब वो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई थे जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं, या सप्लाई फंक्शन। फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, और मैंने कल ही आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई की एजम्पशंस को पूछे तो यही है एजम्पशंस, प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन सेम,
There is no change in the price of substitute good. There is no change in the price of complementary goods. There is no expected change in future price. There is no change in number of firms. There is no change in technology. There is no change in government's policy. सबको नो चेंज मिल दिया, तो assumptions आ गई. फिर चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट अलोंग द कर्व, या इसको एक और नाम दिया जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इसको कहा जाता है चेंज इन डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज को, और चेंज इन सप्लाई, एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और ये चेंज इन सप्लाई. तो एक तरह का चेंज जो प्राइस के कारण होता है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी तरह का चेंज जो बाकी फैक्टर्स के कारण होता है वो है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. इसको आज आपने रीडिंग मारनी है, इसको पूरे को.